A big hello to all my dear students. I hope you guys are doing absolutely great. अब तक आपने सीए फाउंडेशन आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर्स का क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया होगा. दिस इज सीए फाउंडेशन अकाउंट्स आरटीपी नवंबर दिसंबर 2021 का क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट नोट का है. गाइस, आई मस्ट से this is ICAI's RTP and all credit goes to ICAI only. मैंने उसको बस यहाँ पे खाली अच्छे अच्छे कपड़े पहना के प्रेजेंट किया हुआ है. राइट, चलो समझते हैं जेके क्वेश्चन नंबर 2 को. क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए. यस प्लीज, आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 2 हियर इट इज इन फ्रंट ऑफ अस. हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा. शॉर्ट नोट लिखने बोला है. एक्सप्लेन कैश एंड मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. फिर से एक बार, explain cash system of accounting and mercantile system of accounting. बेटा जी, चैप्टर 1 theoretical framework याद आ रहा है? बेटा, मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थियोरी छोड़ के चले जाते हैं और थियोरेटिकल सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल के क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं. जैसे कि इकोनॉमिक्स में जो छोटे छोटे सम है कैलकुलेशन वाले, वो छोड़ देते हैं. एंड स्टैटिस्टिक्स की थियोरी बहुत बच्चे छोड़ के जाते हैं. ऐसा कभी मत करना. अकाउंट्स का चैप्टर 1 भी हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड उसी का यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने है. दोनों को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे रीड करें उससे पहले लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इन एक्सप्लेनेशन अबाउट इट. क्या पूछा है भाई? एक्सप्लेन कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. बेटा जी, पहले तो मैं एक्सप्लेन करूंगा मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, मर्केंटाइल जिसके बेसिस पे अब तक हमने अकाउंटिंग सीखी. गाइस, अगर आपको नाम याद आ रहा है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग याद आ रहा है क्या? यस, मर्केंटाइल सिस्टम इज अ फादर जिसके बेसिस पे हमने अक्रूवल सिस्टम को डेवलप किया हुआ है. अक्रूवल सिस्टम, अब तक हमने जो भी अकाउंटिंग सीखी है ना बेटा, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, वो सारा का सारा अल्टीमेटली क्या था मालूम है? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. राइट, वो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ही है सर. मतलब आप ऑलरेडी जानते हो. अगर मान लो मैंने 2 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम करंट ईयर में भर दिया, करंट ईयर का एंड नेक्स्ट ईयर का 2 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम करंट ईयर में भर दिया गया है, तो आप क्या करते हो सर? 1 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम जो नेक्स्ट ईयर का है उसको हम शो करते हैं एज अ प्रीपेड इंश्योरेंस. बैलेंस शीट में असेट साइड खड़ा करते हैं. याद आ रहा है? एग्जैक्टली. ये बिकॉज ऑफ विच अकाउंटिंग सिस्टम? बिकॉज ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. राइट, ओके. अगर मान लो मेरा एक एम्प्लॉय है, उसका 1 महीने का सैलरी 1 लाख रुपया, 12 महीने का सैलरी 12 लाख रुपया. मैंने उसको 10 मंथ्स का सैलरी पे कर दिया, 2 मंथ्स का सैलरी पे होना बाकी है. बताइए ना, मुझे करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10 lakhs लिखना चाहिए कि 12 lakhs लिखना चाहिए? सर ऑब्वियसली 10 लाख आपने पे कर दिया है, प्लस 2 लाख जो भी पे होना बाकी है यू विल शो एज आउटस्टैंडिंग सैलरी. सो करंट ईयर के पीरियड में जो नेट अमाउंट दिखेगा दैट मस्ट बी 12 लाख रुपीज. बोलो हाँ के ना? बेटा जी, अब तक हमने ऐसे अकाउंटिंग की हुई है एंड दैट इज नथिंग बट मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. ट्रांजेक्शंस जब भी अक्रू हो जाते हैं, हमारा पैसा अगर मुझे ड्यू हो जाता है तो मुझे उसका एंट्री कर लेना चाहिए, इररिस्पेक्टिव वेदर एक्चुअल में पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ. समझ में आ रहा है? यस सर, बिल्कुल पक्का ना? अच्छे से. राइट. अभी मैं बात कर रहा हूं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. कौन सा? कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. सर मतलब बेटा, आई एम वेरी वेरी श्योर ये कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ना कोई गुजराती या तो मारवाड़ी ने ही इन्वेंट किया होगा. जस्ट ऑल जोक्स अपार्ट. कैसे सर? बेटा, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है मालूम है? वो बोलता है अगर पैसा आएगा एंट्री करने का, अगर पैसा जाएगा एंट्री करने का, अदरवाइज एंट्री नहीं करने का. सर सैलरी 10 महीने का पे किया, 2 महीने का बाकी है, मुझे वो सब नहीं समझता. बाकी बाकी पेमेंट हुआ क्या? इफ द आंसर इज नो, मैं एंट्री नहीं करूंगा. अगर पेमेंट हुआ तो एंट्री करूंगा, पैसा आएगा एंट्री करूंगा, पैसा जाएगा एंट्री करूंगा, अदरवाइज एंट्री नहीं करूंगा. किसकी बात हो रही है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. राइट. ओके गाइस, इंटरेस्टिंग फैक्ट. कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इंडिया में बिल्कुल प्रमोट नहीं किया जाता. ओनली प्रोफेशनल्स लाइक यू एंड मी, CA, CS, CMA, doctors, lawyers can follow this cash system of accounting. Otherwise, some business houses are supposed to follow mercantile system of accounting, and that is the reason अब तक आपने कभी भी cash basis of accounting के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, because इंडिया में उसको प्रमोट नहीं किया जाता.
थम्स अप, समझ में आ गया है? कैन वी जस्ट गो थ्रू, एक बार रीड कर लेते हैं, है ना, अच्छे से। कैश एंड मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम बाय विच अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली इफ, तो ही रिकॉर्ड करने का, ओनली इफ कैश इज रिसीव्ड और पेड, पैसा आया कि गया तो एंट्री करो। इन कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। कब एंट्री करते हो? कैश बेसिस में, पैसा आएगा तो या तो पैसा जाएगा तो। नो एंट्री बीइंग मेड, एंट्री नहीं करने का, व्हेन अ पेमेंट और रिसिट इज मियरली ड्यू, पेमेंट ड्यू हो गया एंट्री मत कर लो, वो तो अक्रूवल में होता है मर्केंटाइल में, राइट? Cash system is normally followed by professionals, educational institutions, or NPO, non-profit making organizations. Correct है? Yes, friends. Okay. And here we talk about mercantile system of accounting. ध्यान से समझेंगे. On the other hand, friends, थोड़ा सा ध्यान से है ना. On the other hand, mercantile system of accounting is a system of classifying and summarizing transactions into assets, liabilities, equity, costs, रेवेन्यू एंड रिकॉर्डिंग thereof, ये सब बाइफर्केशंस करते हैं और उसकी अकाउंटिंग भी की जाती है। किसमें? मर्केंटाइल में, जो अब तक हमने सीखी हुई है। मैं बार बार मर्केंटाइल भी बोल रहा हूँ, अक्रूवल भी बोल रहा हूँ, हमारे लिए दोनों सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स एट दिस लेवल यू कैन से, ये दोनों एक ही है, हमारे लिए कोई फर्क है ही नहीं, राइट? A transaction is recognized when either a liability is credited, because liability is created or impaired, and an asset is created or impaired. आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हो। अगर मैंने सैलरी पे भले ही नहीं किया लेकिन फायदा मिल गया है, या तो मान लो मैंने आपका प्रीमाइसेस यूज किया है ना, मैंने आपको 8 मंथ्स का रेंट पे किया, 4 महीने का रेंट पे होना बाकी है। बताइए ना, मैं पीएनएल अकाउंट में कितने महीने का रेंट रिकॉर्ड करूं, 8 महीने का कि 12 महीने का? सर 8 महीने का तो आप रिकॉर्ड करोगे ही करोगे, प्लस 4 महीने का रेंट भी आप शो करोगे एज आउटस्टैंडिंग रेंट, या तो रेंट पेएबल। पीएनएल में 12 महीने का रेंट आएगा और 4 महीने का रेंट जो पे नहीं किया वो उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भी शो करना पड़ेगा। इज इट अंडरस्टूड? फटाफट फटाफट बता दो, क्या सबको समझ में आ गया है? थम्स अप, यस प्लीज। A record is made on the basis of amounts having become due for payment. Due for payment हो गया तो एंट्री कर लो, और receipt irrespective of the fact, irrespective, उसको ध्यान में नहीं लेना है। किसको ध्यान में नहीं लेना है? Whether payment is made or received actually, actual में पैसा मिला कि नहीं मिला, उसको ध्यान में नहीं लेना है। ठीक है? Mercantile system of accounting is generally accepted accounting system by business entities, और मर्केंटाइल सिस्टम नॉर्मली सब बिजनेस हाउसेस फॉलो करते हैं। कैश बेसिस को कौन फॉलो करता था? प्रोफेशनल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एनपीओस एक्सेट्रा। जल्दी से थम्स अप। अगर अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट फटाफट लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट शॉर्ट नोट, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमने डिस्कस किया। Taking you further for the next question, which is state the advantages of setting accounting standards. सर ये क्या क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है। State the advantages, advantages बताइए किसके? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। भाई क्वेश्चन देख के डर मत जाओ, उसके ना छोटे 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 पार्ट्स कर दो, समझ में आ जाएगा, है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेनिफिट लिखते हैं और तो कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या फायदा होता है? सर हाई हार्मोनाइजेशन, यूनिफॉर्मिटी आती है, जो अल्टरनेटिव्स होते हैं उसको लिमिट कर सकते हो, कम कर सकते हो, है ना। ये हमारा एडवांटेजेस है, राइट। अकाउंट्स को कैसे बनाना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे बनाना है, वो हमको कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताता है। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसने इश्यू किए? बोलो बोलो, किसने इश्यू किए? आईसीएआई, हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारी इंस्टीट्यूशन ने, दी आईसीआई बॉस, हमारे इंस्टीट्यूट ने इश्यू किए हुए। उसके असर यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे इंडिया में फॉलो होता है। हाँ बेटा जी, इंस्टीट्यूट का आई जो है, आईसीआई का फुल फॉर्म मुझे बता दो ना एक बार, आईसीएआई का फुल फॉर्म बताओ ना। बोलो बोलो, अरे सोचो सोचो मत, बोलो आईसीएआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया? नो, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, राइट। द इंस्टीट्यूट है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, याद है ना? ठीक है, इसका तो नाम पता ही होना चाहिए ना यार। अच्छा, आईसीएआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाया है और वो इंडिया की सब और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करना होता है, हर कंपनी इसको फॉलो करती है, ठीक है कि नहीं? चलो सर, ये तो समझ में आया। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमको जो भी फायदा हो रहा है वो हमको यहाँ पे मेंशन करना है। मैंने बताया यूनिफॉर्मिटी आती है, स्टैंडर्डाइजेशन आता है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेबल बन जाते हैं, है ना। वही सब थियोरेटिकल है, थोड़ा सा
ध्यान से एक बार रीड कर लीजिए एक बार, अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आप उसको लिख पाने चाहिए, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। द मेन एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज दैट द adoption and application of accounting standards ensures, क्या इंश्योर करता है, गारंटी करता है, कंफर्म करता है क्या, यूनिफॉर्मिटी, कंपैरेबिलिटी एंड क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनिफॉर्म रहते हैं, कंपैरेबल रहते हैं एंड क्वालिटेटिव, उसकी क्वालिटी भी इंप्रोवाइज हो जाती है। किसकी बात हो रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, है ना। अगर हम गाइस एक बात लॉजिकल है ना, अगर एक कंपनी है ए लिमिटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के टाइम पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है बी लिमिटेड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बेकायदा फॉलो करती है, सब रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती है, आप बताओ ना इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट किसके ऊपर ज्यादा रहेगा, ऑफ कोर्स द ऑर्गेनाइजेशन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है ना। ओके, द अदर एडवांटेजेस आर रिडक्शन इन वेरिएशंस, वेरिएशन कम आएंगे, डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड दैट रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड फैसिलिटेट कंपैरिजन। सर मतलब बेटा अगर मान लो कभी कभी लॉ में कुछ रिक्वायरमेंट्स मेंशन किए वो सफिशिएंट नहीं है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उससे ज्यादा भी इंपोज कर सकता है। आई गिव यू एन एग्जांपल, है ना। मान लो अपने एक्ट में बोला है, कंपनीज एक्ट में, कि भाई अगर जो भी लिस्टेड कंपनी है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, है ना। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है उसको हर 6 महीने में आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करना है, हर 6 महीने में। लेकिन जो लिस्टेड अपना अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोल देते हैं नहीं, हर 3 महीने में आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एटलीस्ट बनाइए एंड उसको पब्लिश भी कीजिए, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश होने चाहिए। तो गैस ऐसे ही मतलब अगर कोई रिक्वायरमेंट सफिशिएंट नहीं है लॉ में, तो उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन बी हेल्पफुल। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है। अच्छा, आप यहाँ पे रीड करोगे तो समझ में भी आएगा। अदर एडवांटेजेस आर रिडक्शन इन वेरिएशंस एंड नाउ ये डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड दैट रिक्वायर्ड बाय लॉ, लॉ में जो रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा अच्छे से रिक्वायरमेंट्स को इम्पोज कर सकते हो, सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स को और अच्छे से बेनिफिट दे पाए, ठीक है ना। यस गाइस, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो कभी भी लॉ को सुपरसीड नहीं कर सकते। अगर कभी भी डिस्प्यूट हो गया लॉ में और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, तो कौन प्रीवेल करेगा, कौन जीतेगा। लॉ कुछ और बोल रहा है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ और बोल रहा है, तो कौन जीतेगा। बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं जीतेगा, लॉ जीतेगा। लॉ के दायरे में रह के, प्रियम्बल में रह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनने चाहिए, ये हमेशा याद रखोगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे खाली फैसिलिटेट कर रहा है ना। इनमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तो है ही है, उसको और अच्छे से यहाँ पे इंपोज कर रहा है कौन, और क्वांटिफाई कर रहा है कौन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यस, एंड दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। गाइस क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। आगे के क्वेश्चंस देखने के लिए डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सी यू सून, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू।